मॉस्को में इस वक्त यूक्रेन के ड्रोन हमलों का ऐसा खौफ है कि पुतिन को अपनी संसद के चुनाव तक टालने की नौबत आ गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की के अजय ड्रोन इस बार सीधे मॉस्को के दिल यानी क्रेमलिन पर निशाना बनाने वाले हैं और यूक्रेन के संभावित हमले में रूस की 2 ऐतिहासिक चर्च और ग्रेट बेल टावर सहित कई बेहद महत्वपूर्ण इमारतें सीधे खतरे में हैं। इस टारगेट लिस्ट में सबसे बड़ा खतरा कैथेड्रल स्क्वायर पर मंडरा रहा है, जिसे क्रेमलिन का दिल कहा जाता है। अगर यूक्रेन ने यहां स्ट्राइक की तो ये उसकी अपनी ऐतिहासिक चर्च पर हाल ही में हुए रूसी हमले का सीधा और सबसे बड़ा बदला होगा। इसी हमले के डर से अब दूसरे मोर्चों को छोड़कर मॉस्को के चारों तरफ S-400, S-500 जैसे सैकड़ों एयर डिफेंस लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि रूस ने राजधानी के चारों ओर एयर डिफेंस की अभूतपूर्व किलेबंदी शुरू कर दी। दूसरे इलाके से एयर डिफेंस सिस्टम हटाकर उन्हें मॉस्को की तरफ भेजा जा रहा है। मॉस्को के आसपास सैकड़ों लॉन्चर जमा किए जा रहे हैं और राजधानी को एक ऐसे किले में बदला जा रहा है जिसे किसी भी कीमत पर बचाना है। अब देखिए, मॉस्को में यूक्रेन के वो 7 टारगेट जो सबसे ज्यादा खतरे में है। टारगेट नंबर 1 मॉस्को का कैथेड्रल स्क्वायर। ये क्रेमलिन का सबसे पुराना धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र है, इसीलिए इसे क्रेमलिन का दिल भी कहा जाता है। दूसरा टारगेट है सीनेट पैलेस। ये रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय है, यानी ये रूस की सत्ता का केंद्र है। तीसरा टारगेट है ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। ये उच्च स्तरीय राज्य कार्यक्रमों के लिए रूस का सबसे बड़ा परिसर है। यहाँ हमला मतलब रूस की राजकीय शक्ति और शान पर सीधी चोट। टारगेट नंबर 4 है लुब्यानका, यानी रूसी खुफिया और सुरक्षा तंत्र के सबसे बड़े अड्डे पर खतरे की घंटी। टारगेट नंबर 5 है आर्सेनल भवन। ये क्रेमलिन रेजिमेंट का मुख्यालय और मुख्य हथियार गोदाम है। टारगेट नंबर 6 है इवान द ग्रेट बेल टावर। ये कैथेड्रल स्क्वायर का सबसे ऊंचा प्रतीक है। इस हमला अगर इस पर होता है तो यूक्रेन चर्च पर हमले का इसे बदला माना जा सकता है। और टारगेट नंबर 7 है मॉस्को रिफाइनरी, जहां कुछ दिन पहले यूक्रेन बड़ा हमला कर चुका है। पहला है मॉस्को, क्योंकि ये रूस की राजधानी और सत्ता का केंद्र है। दूसरा है कर्च ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज क्रीमिया की रसद लाइफलाइन है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस ने मॉस्को की रिफाइनरी की सुरक्षा बढ़ा दी है। रिफाइनरी के आसपास एक साथ 4 पंचर सिस्टम तैनात किए हैं। रिफाइनरी के चारों ओर करीब 300 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 3 पंचर सिस्टम रिफाइनरी के बिल्कुल करीब तैनात किए गए हैं। एक पंचर सिस्टम मॉस्को रिंग रोड के ऊंचे ओवरपास पर लगाया गया है ताकि दूर से आने वाले ड्रोन को ऊंचाई से ट्रैक और इंटरसेप्ट किया जा सके। पंचर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें मिसाइल और तोप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। दूर से आते ड्रोन, मिसाइल या एयर टारगेट को गाइडेड मिसाइलों से रोका जाता है। अगर टारगेट बहुत करीब आ जाए तो पंचर की ऑटोमेटिक तोपें सक्रिय हो जाती हैं। पंचर सिस्टम फाइटर जेट, लो फ्लाइंग अटैक हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ भी कवच बन सकता है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों को देखते हुए मॉस्को की सुरक्षा 3 स्तरों पर की जा रही है। पहली सबसे बाहरी लेयर में रूस का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथियस तैनात है। ये अंतरिक्ष से आने वाले खतरे और बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा देता है, यानी ये मॉस्को की लंबी दूरी का रक्षा कवच है। बीच वाली लेयर पर तैनात है S-400 ट्रायम्फ। ये किसी भी क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को हवा में ही राख कर सकता है। इसे मॉस्को की मध्यम दूरी के डिफेंस के लिए लगाया गया है। लेकिन कोई ड्रोन किसी तरह बिल्कुल नजदीक आ जाए तो उससे निपटने के लिए पंचशीर तैनात है। ये मॉस्को के लिए कम दूरी का अचूक कवच है। और बीते कुछ दिनों में रूस के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों लॉन्चर मॉस्को की ओर भेजे गए हैं। ईरान अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बादल लगभग छट चुके हैं, लेकिन जंग के दौरान नेटो और अमेरिका के बीच पड़ी दरार जस की तस है। ट्रंप यूरोप से बेहद नाराज हैं। नाराजगी को आंकते हुए नेटो महासचिव मार्क रूटे डैमेज कंट्रोल करने के लिए वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने जा पहुंचे, लेकिन ट्रंप का गुस्सा नेटो को लेकर अब भी धधक रहा है और अब अमेरिका का समय और समीकरण दोनों ही बदल चुके हैं, जो नेटो के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में 77 साल पुराने नेटो गठबंधन के टूटने का खतरा मंडराने लगा है। क्या ट्रंप कोई नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. आखिर में हमें अपने दुश्मनों के शब्द नहीं
बल्कि अपने दोस्तों की चुप्पी याद रही। ट्रंप ने कहा, हमें निराशा हुई। अमेरिका को ईरान जंग में मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर नाटो सहयोगी कहते कि हम मदद करना चाहते हैं तो यह अच्छा होता। ट्रंप की शिकायतों पर मार्क रूटे ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिनसे आप सच में निराश हैं, लेकिन यह भी सच है कि यूरोपीय सहयोगी आपके साथ खड़े रहे। ट्रंप ने इनकार करते हुए कहा, नाटो ने साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से निराशा हुई। जंग के दौरान स्पेन का रवैया सबसे खराब रहा, क्योंकि ईरान जंग के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। ईरान जंग में स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया था और स्पेन ने जमकर ईरान के समर्थन में बयानबाजी की थी। फ्रांस ने भी एयरबेस देने से इनकार कर दिया था, साफ कर दिया था कि नाटो का काम हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ऑपरेशन करना नहीं। ठीक इसी तरह ही ब्रिटेन ने शुरुआत में ईरान के खिलाफ रॉयल एयरफोर्स एयरबेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में RAF एयरपोर्ट बेस को अमेरिकी विमानों के लिए खोल भी दिया था, क्योंकि जुलाई में होने वाला अगला नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की की राजधानी अंकारा में होगा। ट्रंप के तुर्की के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में तुर्की की भूमिका अहम हो गई है। रूस और चीन ग्लोबल पावर है, लेकिन ईरान जंग में चीन और रूस ने पूरी तरह से तटस्थ भूमिका निभाई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चीन और रूस के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है। दरअसल चीन तेजी से दुनिया की आर्थिक और सैन्य शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप अब यूरोप को एक डरे और हारे हुए देशों का झुंड समझते हैं। ऐसे में वो चीन और रूस के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाने पर विचार कर सकते हैं।